नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दमोह बिरसा की 40 वर्षीय महिला की हुई मौत। रायपुर में उपचार के दौरान कोरोना से हारी जंग। 15 जुलाई को रायपुर में पॉजिटिव आई थी महिला की रिपोर्ट। 17 जुलाई की रात्रि में रायपुर में महिला ने तोड़ा दम। अब महिला का पति भी निकला कोरोना पॉजिटिव। दमोह पंचायत को किया गया है सीलबंद। कुल 45 लोगों को किया गया है क्वारंटाइन। दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी का मामला। वारासिवनी की वन विभाग की टीम ने 3 नए आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद एक और पेंगोलिन बरामद होने की संभावना। पूछताछ के लिए वन विभाग ने 2 आरोपियों का लिया रिमांड। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने राज्य मंत्री कावरे को सौंपा ज्ञापन। दस्तावेजों का सत्यापन प्रारंभ कराने लगाई गुहार। 2 वर्ष से कर रहे हैं भर्ती प्रक्रिया का इंतजार। कोरोना का बहाना कर भर्ती को टाल रही है सरकार। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण अब धीरे धीरे पैर पसारने लगा है। जिले में अन्य राज्यों और विदेशों से आने वाले नागरिकों की संख्या अधिक होने से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। 15 जुलाई को दमोह पंचायत की रहने वाली एक 40 वर्षीय महिला छत्तीसगढ़ राज्य के अंबेडकर मेडिकल कॉलेज रायपुर में कोरोना पॉजिटिव निकली थी, जिसकी 17 जुलाई की रात 1:30 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। अब पति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी के अनुसार बिरसा तहसील के दमोह पंचायत के लाल चौक वार्ड नंबर 7 निवासी एक 40 वर्षीय महिला की बेटी की शादी यूपी के बनारस में थी, जिसके चलते वे पूरे परिवार समेत 1 माह पहले ही बनारस चले गए थे। वहां से पूरा परिवार 1 जुलाई को दमोह लौटा था, जिसके बाद महिला के द्वारा पहले तो ग्राम में अपनी पुत्री की शादी की जमकर मिठाई बांटी गई, जिसके बाद प्रशासन के नियमों के तहत स्वास्थ्य विभाग के अमले से चेकअप करवाकर होम क्वारंटाइन हो गए थे। 15 जुलाई को महिला की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार हो गया। पहले तो महिला को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने शासकीय अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। महिला को शासकीय अस्पताल बिरसा में ले जाने पर वो वहां सांस में तकलीफ होने की बात कहने लगी। डॉक्टर ने उसे बालाघाट रेफर कर दिया था, लेकिन महिला बालाघाट न आते हुए सीधे छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में अंबेडकर मेडिकल कॉलेज चली गई। रायपुर में 16 जुलाई की रात 9 बजे पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसके बाद से वहीं उसका इलाज चल रहा था कि 17 जुलाई की रात लगभग 1:30 पर महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं महिला के पति की और उसकी पुत्री का भी सैंपल लिया गया तो ज्ञात हुआ कि महिला का पति भी कोरोना पॉजिटिव है, जिसका उपचार जारी है। जिले की एक महिला की मौत होने के बाद से दमोह पंचायत के लोगों में दहशत बढ़ गई है। वहीं पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन ने 20 वार्ड वाली दमोह पंचायत सहित यहां से गुजरने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है, जबकि इस परिवार के संपर्क में आए दमोह, कचनारी और गांव के 45 लोगों को टेंडाटोला में क्वारंटाइन किया गया है, जिनके रिपोर्ट आने का इंतजार है। छत्तीसगढ़ मुख्य मार्ग पर बसी है दमोह पंचायत के पूरे 20 वार्डों में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही दमोह पंचायत के सरपंच विष्णु मरकाम ने भी सारे रास्तों पर पंचायत कर्मियों की मदद से सील कर दिए हैं, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति पंचायत में न तो प्रवेश कर सके और न ही गांव से कोई बाहर जा सके। इसके अलावा राजस्व, पुलिस की टीम पंचायत पर नजर बनाए हुए है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे की माने तो महिला को ब्लड शुगर था, साथ ही उसे हाथी पांव बीमारी भी थी। महिला को बालाघाट में इलाज कराने की सलाह दी गई थी, लेकिन फिर भी वो रायपुर इलाज कराने चली गई। उन्होंने बताया कि कल कोरोना अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता जब महिला के घर गई थी तो वो स्वस्थ थी, जबकि महिला को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई थी तो वो नहीं मानी, जिसके बाद जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ा तो वो बिरसा के निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे बालाघाट जाने की सलाह दी, लेकिन वो सीधे रायपुर चली गई, जहां 3 दिनों तक महिला का कोई इलाज नहीं हुआ। ब्लड शुगर था और दोनों पैरों में हाथी पांव था, उसको काफी दिन से बीमार थी। और जब आई है यहाँ पे तो जब आशा गई है पहले बार तो बिल्कुल स्वस्थ थी, वो जिसमें कोरोना अभियान में गई थी तो स्वस्थ थी, लेकिन उसके बाद उसको कहा गया था कि आप आइसोलेट रहिए, लेकिन वो नहीं मानी और घूमती नहीं आ। उसके बाद में जब बीमार पड़ी तो डॉक्टर साहब ने भी बोला उसको कि आप बालाघाट चले जाओ कोविड सेंटर में, तो भी नहीं करते हो, सीधे रायपुर चले गए। और रायपुर में 3 दिन तक उनका कोई इलाज नहीं हुआ, उसमें स्वयं रायपुर में 3 दिन तक कल भी उनका फोन आया था।
वहीं जिले की एक महिला की रायपुर में कोरोना से हुई मृत्यु को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि कोरोना का इलाज न तो रायपुर में है और न ही बालाघाट में। बस इसका एक ही इलाज है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति धैर्य रखे और आइसोलेट रहे। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार होंगे उनकी जानकारी लेकर उन पर कार्यवाही की जाएगी। ये मात्र इलाज है, तो बजाय घबराहट के कि हम लोग चले जाएं, हम लोग ज़्यादा चाहिए होता है कि हम लोग कहीं से अगर बाहर से आए और अगर आकर के रिपोर्ट कर दें, सैंपलिंग हो जाए, सैंपलिंग ना भी हो तो आइसोलेट रहें। आइसोलेट रहेंगे तो कम से कम ये होगा, कम से कम अपने घर वालों को, अब इसमें वो महिला हुई, वो घर में रही, उनको कई बार बोला गया आने के बावजूद भी, तब भी वो नहीं गई। कई सारे प्रभावशाली लोग होते हैं जो कि नहीं मानते हैं बात को, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। हालांकि मैं उस पर कार्रवाई करूँगा कि जिम्मेदार कौन कौन है उसको निकलवा रहा हूँ मैं, उनके खिलाफ कार्रवाई मैं करूँगा, क्योंकि उनका आई थी वो नहीं आई थी, उन्हें रिपोर्ट करना था, ये उनका जिम्मेदारी था। जैसे ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें कई सारी जगह पे उसमें त्रुटियाँ हुई होंगी उनसे, लेकिन ओवरऑल ये हुआ है कि लोग जा करके मिले हैं और बताया गया है। उनको आइसोलेट रहने के लिए बोला गया, जब वो जाते थे तब वो घर में चली जाती थी और उसके बाद होता था फिर निकल आती थी। तो इसमें कम्युनिटी को भी यही चाहिए कि सब लोग जो बाहर से आए, थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग वाला जो पार्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करना आजकल बंद कर दिया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना ही करना चाहिए। मैं वही बात फिर से बोला, जैसे कि हर किसी को पॉजिटिव मान के चलो कि भाई ये पॉजिटिव बाहर से आया मतलब पॉजिटिव होगा, तो फिर बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है और वही केयर है। वारासिवनी वन विभाग की टीम ने दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी मामले में 17 जुलाई की देर शाम तस्करी में शामिल रही 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें वन विभाग ने न्यायालय में पेश कर उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम इंद्रजीत परिहार निवासी कटंगी, उमेश बिसेन निवासी परसवाड़ा, रामदयाल खोबरागढ़े निवासी ग्राम लिंगा शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंगोलिन की तस्करी के मामले में पूर्व में पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर वन विभाग के द्वारा अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य गिरफ्तारियां होना भी बाकी है। मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने बताया कि दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी से जुड़े इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। इस अंतर्राज्यीय मामले में शामिल अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कहते हुए परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने आरोपियों से और एक पेंगोलिन बरामद किए जाने की संभावना जताई है। गौरतलब है कि इस मामले में वन विभाग द्वारा एक महिला सहित कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल 17 जुलाई को गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों इंद्रजीत परिहार, उमेश बिसेन व रामदयाल खोबरागढ़े को वन अमले द्वारा वारासिवनी न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा इंद्रजीत परिहार को न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल भेज दिया गया, जबकि अन्य 2 को वन विभाग ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ प्रारंभ कर दी है। मतलब ये मेन हीरो नहीं है, अभी मेन हीरो बाकी हैं। 2 लोग हैं अभी। सिर्फ बिचौलिए हैं, ये माल को इधर से उधर भिजवाने वाले लोग। प्राइमरी सप्लायर हैं ये। प्राइमरी सप्लायर है सर। क्या अंतर्राज्यीय गिरोह है ये? हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं है। ये तो मतलब चूंकि क्या है कि ये वाइल्ड लाइफ की जानकारी रखने वाले लोग हैं ये, लेकिन ये जिनको सप्लाई करते वो अंतर्राज्यीय है। वो अंतर्राज्यीय नहीं कहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय है। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जैसे जैसे जो अपडेट होगा आपके पास आ जाएगी। उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने दस्तावेज का सत्यापन पुनः प्रारंभ कराने की मांग को लेकर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण व परिवहन सुविधा न होने की बात कर सत्यापन कार्य को रोककर भर्ती को टालने का कार्य कर रही है। इस संबंध में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशानुसार उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका नाम प्राविधिक चयन सूची और प्राविधिक चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची में है, इन सभी के दस्तावेजों का सत्यापन 1 जुलाई से शुरू हो चुका था, लेकिन 4 जुलाई को लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश पर सत्यापन की कार्यवाही को प्रभाव से निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण लोक परिवहन की सुगम व्यवस्था न होना और कोविड-19 का बढ़ता प्रभाव बताया गया। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश और देश अनलॉक 3 में जा रहा है, सभी कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नहीं की जा रही है, जिससे सभी पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश पनप रहा है। प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि शीघ्र दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। इस बारे में अभ्यर्थी विकास कुमार बारिक ने कहा कि वर्ष 2018 से शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं और उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, लेकिन अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है।
जिससे सभी आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। कोरोना संक्रमण के नाम से दस्तावेजों का सत्यापन कार्य भी रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि शासन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई है तो कौन सभी बच्चों को पढ़ा रहा है। जब तक स्कूल खुलते हैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों की भर्ती की जाए। विशेषकर हम लोग उच्चतर माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 क्वालिफाई छात्र और छात्रा अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित होने पाए हैं। और हमारा जो मेन कारण है, हमारा जो मेन जो मुद्दा है, हमको अति शीघ्र ज्वाइनिंग चाहिए। क्यों ज्वाइनिंग चाहिए? क्योंकि हम लोग 2018 से इसका नोटिफिकेशन आया था और हम लोगों ने 2 साल हो गए एग्ज़ाम पास किए हुए हैं और अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जिससे हम लोग आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश हो चाहे भारत हो, पूरे अनलॉक 3 की ओर जा रहा है और सारे काम प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन मात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ही एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर यातायात के नाम से या कोरोना के नाम से अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। और ये बोला जा रहा है कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं प्रदेश से, सरकार से, मुख्यमंत्री जी से हम ये जानना चाहते हैं कि जब शिक्षकों की ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है तो कौन वो सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। हम इस बात को जानना चाहते हैं। हमारा केवल एक ही मुद्दा है, जब तक स्कूल खुलते हैं हम चाहते हैं कि जो नवनिर्वाचित शिक्षक हैं वो शीघ्र से शीघ्र उस स्कूल में ज्वाइन करें। और हम इतना ही चाहते हैं कि जो हम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, पूरी तरह से हम लोग फ्रस्ट्रेट। वहीं अभ्यर्थी माधुरी मेश्राम ने कहा कि सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को कोरोना और चुनाव का बहाना कर टाल रही है। सत्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ था, उसे निरस्त कर दिया गया है। 9 वर्ष से भर्ती के लिए वे परेशान हैं। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन चल रहा है, सत्यापन के लिए अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं, जबकि 100% अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का क्या निर्णय है कि हमें भर्ती करना चाहते हैं या नहीं, हर बार हमें निराश ही किया जा रहा है। अब बताइए। मैं माधुरी मेश्राम हूँ। हमने वर्ग 1 का जो क्वालिफाई उसको किया हुआ है, पर 2 साल से हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया चालू होगी, आज होगी, कल होगी, पर कोई भी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना इतनी मेहनत करके और सब कुछ हासिल किया, अच्छे नंबरों से हम लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है, पर फिर भी हमको पोस्टिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं कोरोना का बहाना किया जाता है, कहीं चुनाव का बहाना किया जाता है, किसी भी बहाने से हमारी भर्ती को टाला जाता है। हर बार यही हो रहा है और हम लोग तो पूरे 9 साल से प्रयासरत हैं, 1-2 दिन से नहीं है, पूरे 9 साल से प्रयासरत हैं। और हर सरकार आती है, आश्वासन देती है और उसके बाद में कुछ भी प्रक्रिया हमारी नहीं होती है। अभी सत्यापन की प्रक्रिया चालू हुई, उसको भी निरस्त कर दिया गया, क्योंकि अनलॉक है, सारी जगह सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, आवागमन चालू हो चुका है, सब कुछ चालू हो चुका है। उसके बाद में भी हमारा सत्यापन को निरस्त किया गया, सिर्फ इस चीज़ का बहाना देके क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लोग सत्यापन के लिए नहीं आ सकते, जबकि वहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि पूरी 100% प्रेजेंट हम दे रहे थे अपना सत्यापन करवाने के लिए। फिर गवर्नमेंट का ऐसा क्या डिसीज़न है कि वो हमको नियुक्ति नहीं देना चाहती। हर बार हम लोगों को निराश किया जाता है, कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा हमारा शिवराज सिंह जी से भी निवेदन है कि आप कब तक हम लोग को ऐसा टालते रहेंगे, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये उनके काल से निकली थी, जिस समय वो शासन में थे उन्होंने ही ये वैकेंसी निकाली थी। तो अब उनको क्या प्रॉब्लम है कि अब वो हमको नियुक्ति नहीं देना चाहते। बालाघाट जिले में जहां एक और कोरोना संक्रमण धीरे धीरे पैर पसार रहा है, तो वहीं नगर मुख्यालय में वार्ड नंबर 1 ढीमरटोला बूढ़ी में मलेरिया के 16 मरीज निकलने से सनसनी फैल गई। हालांकि यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों का उपचार किया व उन्हें दवाइयों का वितरण किया है। साथ ही साथ दवाइयों का छिड़काव भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की माने तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। बता दें कि जिस वार्ड के मोहल्ले में मलेरिया के 16 मरीज पाए गए हैं, वहां पर पिछले सप्ताह में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की 1-2 दिन के अंतराल में आकस्मिक मौत हो गई थी और अन्य सदस्य बीमार हो गए थे, जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया है, जिनकी जांच में पता चला कि वहां पीलिया बीमारी हो गई है। इसके बाद उस मोहल्ले में अन्य मरीज भी बीमार होने लगे, जिसकी जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर जांच की, तो इस एक ही मोहल्ले में 16 सदस्य मलेरिया पीड़ित मिले हैं। खास बात यह है कि इन मलेरिया रोगियों में मलेरिया जैसे कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। बावजूद इसके उनकी रिपोर्ट मलेरिया पॉजिटिव आई है।
हालांकि सबकी स्थिति ठीक है। असल में बालाघाट में साफ सफाई को लेकर अव्यवस्था है। कई स्थानों पर बारिश का पानी भरा हुआ है और नालियों में गंदगी है जो मच्छरों को पनपने दे रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि हाल ही में किल कोरोना वायरस अभियान के सर्वे में 2500 ऐसे लोगों की अलग से जांच की गई है, जिनमें से 77 मरीजों की मलेरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि मलेरिया से प्रभावित मरीजों में मलेरिया के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस दौरान सीएचएमओ ने नागरिकों से मच्छरदानी का उपयोग करके गर्म पानी पीने और अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने, साथ ही पानी का जमाव नहीं होने देने की अपील भी की। परीक्षण किया था, मलेरिया स्लाइड परीक्षण किया था, उसमें से लगभग 77 केस मिले हैं पीए पॉजिटिव और 4 केस पीबी पॉजिटिव भी मिले हैं। और इसके साथ में हमने बालाघाट में भी ये क्या बोलते हैं वार्ड नंबर 1 डीमा टोला में यहाँ भी परीक्षण करवाया था, तो यहाँ भी हमको 13 और 16 केस मिले थे पीबी पीए पॉजिटिव। इस प्रकार से मलेरिया का प्रसार है। लेकिन जो बालाघाट में और यहाँ जो मलेरिया के केसेस मिल रहे हैं, तो इसमें उनको मलेरिया पीएफ पॉजिटिव तो मिल रहा है, लेकिन उनको लक्षण नहीं है अभी। तो वो किसी तरीके से उसके पैरासाइट शरीर में गया है, लेकिन बुखार और सबके लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद उनको सबको परीक्षण करके और आवश्यक दवाइयाँ उनको उपलब्ध करा दी गई है, दवाइयाँ खिला दी गई हैं। क्या सर किसी को भर्ती भी कराई गई? हाँ, बीच बीच में केसेस आते भी रहते हैं जब भर्ती करने के लिए, तो भर्ती करके यहाँ उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको बताएं कि नगर के वार्ड क्रमांक 1 सागौन वन इलाके में मलेरिया संक्रमण के चलते इन दिनों दहशत का माहौल व्याप्त है, जबकि वार्ड में साफ सफाई न होने से गंदगी पसरी हुई है, जिसके चलते नालियों और बरसाती पानी से मच्छरों की संख्या में इजाफा हुआ है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, आपके अपने शहर बालाघाट के हृदय स्थल हनुमान चौक के पास रेमंड शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए है रेमंड मेंसवेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632 92017। शनिवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में कोरोना संक्रमण को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बाहर से आने वाले सदस्य स्वयं आगे आकर सूचना या उसके परिजन सूचना दें। सामने आकर वह अपने आने की जानकारी देंगे तो कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकेगा और उसे वहीं पर नियंत्रित कर लिया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर आर्य ने बालाघाट की जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनमानस का अब तक अच्छा सहयोग मिला है। आमजन के साथ ही जो व्यक्ति या सदस्य कोरोना संक्रमित हुए हैं उन्होंने स्वयं ही आगे आकर जानकारी दी है, जिसके कारण हम इस पर नियंत्रण कर सके हैं। आगे भी इसी तरह से सहयोग करेंगे तो निश्चित ही कोरोना पर नियंत्रण रहेगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि बालाघाट में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर सर्वे किया गया है। इस सर्वे में 19 लाख की जनसंख्या में हमारे द्वारा 18,11,711 सदस्यों की जानकारी प्राप्त हो गई है, जिसमें कोरोना संक्रमित ही नहीं बल्कि सर्दी, खांसी, मलेरिया, गर्भवती, बिना टीकाकरण सहित अन्य सभी की पहचान हो गई है। 32,000 गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन, 0 से 5 साल के 1,77,000 बच्चे, बिना टीकाकरण के 51 बच्चों की जानकारी प्राप्त हुई है।
इसी तरह से बुखार सहित अन्य तरह के लक्षण वाले 3,745 की पहचान कर दवाइयों का वितरण किया गया है, जिसमें सर्दी व खांसी के 13, 37 मरीज तथा मलेरिया के 77 मरीजों की पहचान हुई है। चूंकि बालाघाट में 1,18,077 प्रवासी लोगों की घर वापसी हुई है, जिसमें 2,604 के कोरोना सैंपल लेकर जांच की गई है। शुरू से ही देख रहे हैं कि बालाघाट जिले में कुल जो लोग आए हैं अभी तक, पहले 1,10,000 का आंकड़ा अभी था, कुछ धीमे धीमे इस बीच में और जो लोग आए हैं वो 1,18,678 लोग अभी तक कुल रजिस्टर्ड लोग हैं जो कि आए हैं। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो सारे के सारों का हम लोग एंट्री करें, जिससे कि हमारे उसमें रडार में वो लोग रहें कि वो कब आए हैं, कहाँ से आए हैं, जिससे कि समय रहते उनकी टेस्टिंग कर पाए। इसमें मेरा विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्र में 70% इसमें होगा, हर एक व्यक्ति की एंट्री करी जा रही है। शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों का प्रयास अधिकतम है, 97-90% लोग एंट्री लोग कर रहे हैं। और विशेष रूप से आप लोगों से आग्रह मेरा यही था, सभी लोगों से आपके माध्यम से अपील में यही करना चाहता हूँ कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो डरें घबराएं ना, कृपया बताएं। जल्दी बताना ही एकमात्र इलाज है, एकमात्र तरीका है सही होने का। दूसरा, इस बीच में बालाघाट जिले में कुल 2,604 लोगों की सैंपलिंग हम लोगों ने अभी तक करी है कोविड संबंधित। हमारी जो मशीन है बालाघाट जिले में मशीन एक स्टार्ट हो गई, टूनाट फंक्शन हो गई है। उसमें हम लोग 30 का कैपेसिटी था मशीन का निर्धारित, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम दे करके 40 का एवरेज हम लोग लेकर के आ गए। स्टार्टिंग में थोड़ा कम होते थे, धीमे धीमे बढ़ाते अब 40 से 44 सैंपल्स पर डे हम लोग बालाघाट जिले में कर रहे हैं। 80 सैंपल्स का हमारा टारगेट, 80-100 सैंपल का हमारा टारगेट होता है कि ये सैंपल्स जबलपुर भेजे जाएँ, जहाँ से कि इनकी रिपोर्ट आ पाती है। अभी तक कुल जिले में 62 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से 46 लोग ठीक हो गए, 4 लोग आज डिस्चार्ज हुए जी, 4 लोग आज डिस्चार्ज हुए हैं। इस प्रकार से 46 लोग बालाघाट पर ठीक हो गए, 16 लोग अभी हमारे एक्टिव केसेस हैं जो कि है सभी स्वस्थ हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि वर्तमान में बालाघाट में 62 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई है, जिसमें आज 4 मरीज सहित 46 को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। वहीं 16 का उपचार किया जा रहा है। मरीजों के बेहतर उपचार व सुविधा दिए जाने का पूरा प्रयास हो रहा है और उसकी वे समीक्षा भी करते रहते हैं। अब बूढ़ी ITI के निकट 80 बेड का कोविड अस्पताल बनाकर वहां पर मरीजों को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से स्वतः ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील करते हुए कहा कि आवश्यक होने पर ही घर से निकलें और भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचने का प्रयास करें। वार्ता के दौरान कलेक्टर आर्य ने बताया कि डेंजर रोड को बाईपास रोड बनाने के लिए 2.6 एकड़ क्षेत्र के 452 पेड़ काटने की अनुमति ली जा रही है। इसके एवज में वन विभाग को 5 एकड़ जमीन दी जा रही है और वहां वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को 90 लाख रुपए मिलने का अनुमान है। डेंजर रोड को बाईपास बनाने से शहर में बड़े वाहनों का आवागमन रुकेगा और प्रदूषण भी कम होगा। बाईपास बनना चाहिए, शहर में बनना चाहिए जी, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, सब लोग सहमत हैं इस बात से, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि यदि बाईपास नहीं है हमारे पास अभी, तो हमको बिजनेस में कितना नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दुर्घटनाएं समय समय होती रहती है, अभी फिर से दुर्घटना हुई, 2 बच्चियां है ना, वो भी दुर्घटना हुई। और हमेशा हर बार देखिए आप कॉलेज की बच्चियों के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत तरह से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। शहर की स्थिति जो है दुर्दशा अपने शहर में एक बहुत बड़ा कारण है कि ट्रकों की बेतरतीब पार्किंग। आप देखो यहाँ से वहाँ तक एक ट्रक यहाँ खड़ा रहेगा, एक ट्रक यहाँ खड़ा रहेगा, तो रोड के शोल्डर नगर पालिका बनाता है, वो भी ऐसे धस जाते हैं, फिर वो धस जाते हैं, उनमें गड्ढा हो जाता है, फिर उनमें बरसात में पानी भरता है, फिर आप लोग छापते हैं कि नदी बन गई है, नहीं। पूरी मेरी बात बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे शहर की 2 आवश्यकता हैं इस समय, क्योंकि बालाघाट जिले में ट्रक बहुत हैं, क्योंकि अपना चूँकि मॉइल है, SCL है, धान का बड़ा काम है, तो ट्रक्स बालाघाट जिले में 450-500 ट्रक रजिस्टर्ड है। बाकी जिलों में इतने ट्रक्स नहीं होते, लेकिन ट्रक को रखने की जगह नहीं है, तो ट्रक क्या करता है, रोड के किनारे पार्क करता है। और अच्छी बात है कि बालाघाट जिला रोड बहुत चौड़ी है, बाकी जगहों में इतने चौड़े रोड नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ट्रक का पार्किंग पूरा वहीं होता है, जिस कारण से रोड खराब हो रहा है। शहर के अंदर ट्रक आते हैं, जब आप लोगों ने मुद्दा उठाया कि वो रोड से डिजाइन नहीं थी, पानी का पाइपलाइन टूट गया, रोड खराब हो गया, तो नॉर्मल शहर में लोगों को परेशानी हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये इस बात से सब सहमत है कि बाईपास आवश्यक है। उनको भी मैं उनसे भी एक बात यही चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर वो बात ये कर रहे हैं कि हम पेड़ काट के पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, तो क्या जो ट्रक हमारे अंदर आ रहे हैं उनसे पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में यदि देखा जाए तो कितना डीजल एक्स्ट्रा वो लोग जला रहे हैं, कितना अगर बाईपास निकलेगा तब उसे कितना डीजल लगेगा, और शहर के अंदर तब कितना डीजल लगेगा। जब बाईपास से निकलेगा
जब कम, एक तो कम डीजल लगेगा, दूसरा जो डीजल लगेगा वो बाहर रहेगा। इस समय जो डीजल चल रहा है, जो कार्बन जनरेट हो रहा है वो किसको नुकसान कर रहा है? शहर में नुकसान कर रहा है, आम जन को नुकसान कर रहा है, शहर के जो लोग उनको नुकसान कर रहा है, सभी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस चीज़ से? ठीक है, मतलब आप लोग हमको, हमारा शहर खराब हो रहा है, आदमी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दुर्घटना की संभावना है उससे बनी हुई है। ठीक है, दुर्घटना की संभावना है उससे बनी हुई है। और उसके बाद सबसे बड़ा होता है इरिटेशन। आप ये देखिए साइकोलॉजिकल इरिटेशन कितना ज़्यादा होता है। यदि ट्रैफिक स्मूथ होगा, आप शांति से निकल जाओगे, आप कहीं फंसोगे नहीं और गड्ढे नहीं होंगे रोड में, तो आपको घर पे अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर आप घर पे जाकर चिढ़ोगे, घर पे जाकर लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, तो सामाजिक तौर पर देखा उसका भी प्रभाव पड़ता है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ, है ना। अब बात आई कि भाई पेड़ काट रहे हैं, 15,000 पेड़ कटेंगे। आज किसी ने लिखा था, दैनिक भास्कर ने छापा था, है ना, किसी कोई वकील साहिबा हैं, उन्होंने लिखा कि भाई 15,000 पेड़ काटे जाएंगे। उनसे पूछो भाई कैसे 15,000 पेड़ काटे जाएंगे, गिन के बताएं। मतलब ऐसे वही है कि हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लोग कुछ ही बोल सकते हैं, बस ये अंतर है। तो 15,000 पेड़ कैसे काट सकते हैं? एक बार जाके तो देखो 15,000 पेड़ कैसे कट जाएंगे। 15,000 पेड़ है वहाँ पे 15,000 पेड़ काटने के लिए नहीं है। तो उन्होंने दे दिया, रहती दिल्ली में 4 दिन उनको यहाँ घूमने आना है, मॉर्निंग वॉक के लिए, वो बता रहे 15,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, और पेपर छाप रहे हैं उनको। एक दूसरी संख्या जो आई वो आई 600 650 कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं। वो संख्या भी कहाँ से मुझे नहीं पता है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक अनुमति लेने में हम लोगों को 1.5 साल 2 साल लगते हैं, छोटे छोटे अनुमति लेने में। इस पर्टिकुलर अनुमति के लिए मैं जब से आया तब से लगा हूँ, डे 1 से जिस दिन से आया हूँ उसके तीसरे दिन से मैंने इस पर काम शुरू किया था। अब जाके मैं अनुमति वाली स्टेज में आ पाया हूँ। इसमें तो टाना ब्रिज रुका हुआ है हमारा, ये रुका हुआ, उनके अपने नॉर्म्स हैं, वो बगैर नॉर्म्स के बाद वो उससे कहीं नहीं जाते हैं। इसमें शर्त ये थी कि रिजर्व फॉरेस्ट था, तो उन फॉरेस्ट में हम लोगों ने 2.6 एकड़ जमीन इनकी ले रहे हैं, उसके बदले इनकी दुगनी जमीन 5.2 एकड़ हम इनको दे रहे हैं, और वो 5.2 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 6 एकड़ जमीन हम इनको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो नंबर पेड़ है वो 452 चिन्हित पेड़ हैं जो काटे जाएंगे यहाँ से, और वो भी लाइन में अलाइनमेंट के हिसाब से काटे जाएंगे। उनमें से हो सकता है अलाइनमेंट जो पेड़ जाएंगे उनको हम नहीं काटेंगे इसके बाद। तो 450 मान लेते हैं, 452 जो हमारा फिक्स है वो हम उतने काटेंगे। 450 की जगह जो हम जगह दे रहे हैं उस जगह में अब जो रोड के साइड प्लांटेशन है वो सारा करके आप देखेंगे तो बहुत डेंस तो नहीं है, अंदर जितना जाओ उतना डेंस प्लांटेशन है। तो वहाँ डेंस प्लांटेशन पर हम टच नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल बॉर्डर की जो लाइन बन रही है उस पर कर रहे हैं। ठीक है, और उसके एवज में जमीन उनको दे रहे हैं और इन पेड़ों का पूरा पैसा उनको दे रहे हैं। पेड़ लगाने 90 लाख रुपए के आसपास उनका एस्टिमेट होगा, वो भी देंगे उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो वो वहाँ पर दूसरी जगह जाके पेड़ लगाए। तो मतलब जितना कार्बन फुटप्रिंट हम लोगों ने कम किया उतना कार्बन उससे ज़्यादा हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा ऐड हो गया। अब बात रही हमारे मॉर्निंग वॉकर्स की, घूमने वाले जो हमारे भाई लोग जाते हैं सुबह सुबह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह जाना चाहिए। तो अगर रोड चौड़ा हो जाएगा तो घूमने में कोई समस्या आएगी क्या उससे? कोई तकलीफ आएगी क्या उससे घूमने में? है ना, कोई समस्या नहीं है। जब रोड जब 12 मीटर का अभी वो 5 मीटर का रोड है जिसमें अभी डर लगता होगा कि गिर पड़ेंगे, सांप इधर से आ जाए उधर से आए, लगता ही है वहाँ पे। ठीक है ना, अंधेरा है, बारिश में नहीं जा पाओगे, तो रोड चौड़ा हो जाएगा तो घूमने वालों को तकलीफ आ रही है उसमें, आराम से जाएंगे। और ट्रक के लिए अगर 2 ट्रक भी निकल जाए उसके बाद उनको 2 मीटर जगह बचेगी, आराम से घूमते हुए चले जाए। ठीक है, जब घूमने जाते होंगे तो शहर की सड़क से निकल के जाते हैं ना, तो सीधा पर्यावरण वाली सड़क पे चले जाते हैं, है ना, उससे अच्छी सड़क पे चले जाएंगे ये। और उसके बाद दूसरा आपके शहर के हिसाब से देखा जाएगा तो जो मैं दूसरी समस्या बताई ट्रक का पार्किंग, तो जब ये बनेगा तब हम लोगों ने जो उसके लिए जमीन आरक्षित आवंटित कर दी है नगर पालिका को, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर फंक्शन हो पाएगा। तो ये सारे के सारे ट्रक्स जो आपके हैं वो सारे के सारे वहाँ पार्क हो जाए। बालाघाट आयुष मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 18 जुलाई को मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से आवलाझारी स्थित कार्यालय में मुलाकात कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान आयुर्वेद को लेकर चर्चा भी की गई। इस संबंध में एमपी स्टेट आयुष काउंसिल के प्रांतीय महासचिव डॉक्टर नीरज अरोरा ने बताया कि आयुष विभाग के मंत्री बनने पर रामकिशोर कावरे का स्वागत कर उनसे आयुष के बारे में चर्चा की गई। आयुष के मामले में जिले को मॉडल बनाने के लिए केंद्र सरकार से मदद लेने के लिए कहा गया। इस दौरान मंत्री कावरे द्वारा 8 दिन बाद आयुष मेडिकल संघ की बैठक कर सलाह कर सुझाव लेकर आयुष में विकास करने विचार करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान आयुष मेडिकल एसोसिएशन जिलाध्यक्ष डॉक्टर खान, सचिव जेपी सुनेरी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश उपवंशी, डॉक्टर देवेंद्र बढ़ई, डॉक्टर राजेश रणदीवे, डॉक्टर दीपक पटले, डॉक्टर रवि बोपचे, डॉक्टर अंकित असाटी, डॉक्टर वीरेंद्र बिसेन, डॉक्टर तरुण बाघे, डॉक्टर विकास नगपुरे, डॉक्टर वागीश राहंगडाले, डॉक्टर दुर्गेश तिड़के सहित अन्य मौजूद रहे। आज यहाँ कार्यालय पहुँचे थे आप मंत्री के? हाँ, ये हमारे विभाग के मंत्री हैं आयुष के, इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। चूँकि हम लोग सब आयुष मेडिकल एसोसिएशन
एसोसिएशन से जुड़े, इसलिए इनका सम्मान करने के लिए आज हम लोग आए हैं। क्या कहना चाहेंगे और आगे अब इसके बाद हम लोग एक बैठक करने वाले हैं बहुत जल्दी। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जल संसाधन विभाग प्रकोष्ठ जिला बालाघाट की अति आवश्यक बैठक नगर के आईबी रेस्ट हाउस में 18 जुलाई को संपन्न हुई, जिसमें जल संसाधन विभाग के समस्त कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे से संगठन प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर चर्चा करने का निर्णय लिया। इस दौरान मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने सभी कर्मचारियों के द्वारा कोरोना काल में शासकीय कार्य कर अपनी जिम्मेदारी व दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। कोरोना काल में कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की मांग रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता व 7वें वेतनमान प्रदान करने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बैठक में जल संसाधन विभाग के कर्मचारी की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से जल संसाधन विभाग के बलिराम शिवने को सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक के विषय में कर्मचारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष बलिराम शिवने ने कहा कि संगठन के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाएगा। जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं व मांगों को भी पूर्ण कराने राज्य मंत्री कावरे से मिलकर चर्चा की जाएगी। इसको निरीक्षण के बालाघाट में जो बैठक आयोजित की गई उसमें विशेष कर्मचारियों की स्थायी कर्मचारियों को पेंशन की दाता एवं वेतन वृद्धि के संबंध में चर्चा मुख्य बिंदु के रूप में की गई है। साथ ही कार्यभारित कर्मचारियों को 300 दिनों का अर्जित अवकाश, कार्यभारित कर्मचारी को योग्यता अनुसार नियमित स्थापना में पदोन्नति मिलने हेतु विशेष प्रकार की बैठक तो यहाँ संपन्न की गई। उसमें सभी कार्यभारित कर्मचारी एवं स्थायी कर्मचारियों का सहयोग और योगदान रहा। बैठक में मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संघ जिला अध्यक्ष सजल मस्की, जल संसाधन विभाग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फातिमा खान, जिला कोषाध्यक्ष मतेश यादव, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र बघेले, लांजी ब्लॉक अध्यक्ष दीपक रामटेके, लालबर्रा ब्लॉक अध्यक्ष कपिल हरिद्वाज, हिमांशु प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम झंझागी निवासी एक 16 वर्षीय बालिका की सर्पदंश से उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतिका मुस्कान सोनवाने के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर मर्ग कायम किया। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका के पिता ने बताया कि 17 जुलाई की रात करीब 9 बजे परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए। रात्रि करीब 1 बजे मुस्कान के दाहिने हाथ की उंगली में एक जहरीले सांप ने काट दिया, जिससे मुस्कान ने इसकी जानकारी परिवार को दी। कुछ देर बाद हालत बिगड़ने पर उपचार के लिए कटंगी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 6:30 बजे बालिका की मौत हो गई। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के साथ बीटीवी न्यूज की खास चर्चा देखिए 19 जुलाई की रात्रि 9 बजे बीटीवी न्यूज के चैनल क्रमांक 123 पर। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दमोह बिरसा की 40 वर्षीय महिला की हुई मौत। रायपुर में उपचार के दौरान कोरोना से हारी जंग। 15 जुलाई को रायपुर में पॉजिटिव आई थी महिला की रिपोर्ट। 17 जुलाई की रात्रि में रायपुर में महिला ने तोड़ा दम। अब महिला का पति भी निकला कोरोना पॉजिटिव। दमोह पंचायत को किया गया है सीलबंद। कुल 45 लोगों को किया गया है क्वारंटाइन। दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी का मामला। वारासिवनी की वन विभाग की टीम ने 3 नए आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद एक और पेंगोलिन बरामद होने की संभावना। पूछताछ के लिए वन विभाग ने 2 आरोपियों का लिया रिमांड। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने राज्य मंत्री कावरे को सौंपा ज्ञापन। दस्तावेजों का सत्यापन प्रारंभ कराने लगाई गुहार। 2 वर्ष से कर रहे हैं भर्ती प्रक्रिया का इंतजार। कोरोना का बहाना कर भर्ती को टाल रही है सरकार। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।